हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है विनय सर CSNIP में। और इस बार का वीडियो मैं लेके आया हूँ 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में किसी भी एक डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स को ऐड करना और रिमूव करना सीखा था, और इस बारी हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं जो बेसिकली रो बेस्ड होंगे। तो यहाँ पर आज जिस टाइटल से हम अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं वो है अपेंड ऑपरेशन विद डेटा फ्रेम्स। तो ये अपेंड ऑपरेशन क्या करेगा, आज इसका डिस्कशन करते हैं। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू ऐड रोज फ्रॉम वन डेटा फ्रेम टू अदर फॉर नॉन मैचिंग कॉलम्स NaN नॉट अ नंबर वैल्यूज आर असाइंड। तो ये जो डेफिनेशन अभी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, आई होप, मुझे डाउट है कि वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हियर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, अपेंड द रोज ऑफ डेटा फ्रेम DF2 and the data frame DF1 to form a new data frame DF3 without affecting the row index of both the data frames। देखिए, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपके पास दो सोर्स डेटा फ्रेम्स हैं, DF1 और DF2। आपको DF1 नाम के इस डेटा फ्रेम में DF2 नाम का ये जो डेटा फ्रेम है उनकी रोज को अपेंड कराना है टू फॉर्म अ न्यू डेटा फ्रेम DF3, सो दैट एक नई डेटा फ्रेम यहाँ पर आपके सामने आए, दैट वुड बी DF3 विदाउट अफेक्टिंग द रो इंडेक्स ऑफ बोथ द डेटा फ्रेम्स। इसका क्या मीनिंग है वो अभी आपको समझाना रहता है। तो शुरू करते हैं। इसका कोड एकदम आपके सामने है और हमने सारी की सारी कोडिंग शेल पे की हुई है। तो यहाँ से आंसर इसका शुरू होता है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा लिया पेंडास को, इंपोर्ट पेंडास एज PD। अब हम PD के थ्रू पेंडास को अपने इस शेल के अंदर यूज़ कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डिक्शनरी नेम्ड DCT इज इक्वल टू P_ID, जिसके अगेंस्ट एक लिस्ट है। तो की हो गई P_ID और वैल्यूज़ हो गई 101, 102, 103, 104। सिमिलरली दूसरी की है P_name, ये प्रोडक्ट नेम से इसका मतलब है। और प्रोडक्ट नेम के लिए हमारे पास एक लिस्ट है, वो है हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव। और इस तरह से हमारे पास एक तीसरी की है प्राइस, जिसके लिए वैल्यूज़ एक लिस्ट में है 3500, 120, 280 एंड 335। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा आसान है कि एक डिक्शनरी के हेल्प से हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेटा फ्रेम के बारे में बताया गया था कि DF1, DF2 और DF3। तो इन सब का डिस्कशन मैंने आंसर में ही कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं क्वेश्चन के साथ डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2 और डेटा फ्रेम 3 का डिस्कशन करता तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले डेटा फ्रेम 1 बनाया, DF1 इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम एंड वी आर यूजिंग द डिक्शनरी DCT। तो इस डिक्शनरी के अंदर 3 की वैल्यूज़ पेयर्स हैं। तो PID प्रोडक्ट ID ये आ गया। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट नेम P_name, वो यहाँ पर आ गया डेटा फ्रेम में। और थर्ड वन है इसके अंदर जो थर्ड की है दैट इज़ प्राइस, और वो कॉलम यहाँ पर आ गया। तो यू पीपल नो वेरी वेल हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग अ डिक्शनरी। तो इसमें 3 की वैल्यू पेयर्स थे और उसी तरह से 3 हमारे पास कॉलम्स इस डेटा फ्रेम के अंदर आ गए। अब जरा देखें, हमारे पास एक डेटा फ्रेम DF2 और है, उसको भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, PD डॉट डेटा फ्रेम। अब थोड़ा सा डिफरेंट है ये ऊपर के डेटा फ्रेम क्रिएशन से। यहाँ पर हमारे पास एक डिक्शनरी रेडीमेड थी, हमने यहाँ पर डिक्शनरी डायरेक्टली इसके अंदर मेंशन कर दी। तो नोटिस करिए, DF2 नाम के इस डेटा फ्रेम के अंदर
कितने कॉलम्स आएंगे? कॉलम्स अभी भी 3 आएंगे, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। और ये कॉलम नेम्स एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं DF1 के कॉलम नेम से। P_ID, P_name एंड प्राइस ये DF1 में है, और सिमिलरली हमने यहाँ पर दिया है P_ID, P_name एंड प्राइस। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर कॉलम 4 एंट्रीज थी, यहाँ पर कॉलम 2 एंट्रीज हैं। प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट यहाँ पर 105 और 106 है। सिमिलरली product_name के अंडर हमारे पास मदरबोर्ड और माउस है, और प्राइस के अगेंस्ट हमारे पास 5600 एंड 195 है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा उसमें 2 रोज़ होंगी, और ये 2 रोज़ रहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपके पास 2 डेटा फ्रेम्स हैं, DF1 जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, DF2 ये दूसरा डेटा फ्रेम है, और हमने यहाँ पर अपेंड ऑपरेशन को सीखना है। तो क्वेश्चन में भी क्लियर कट मैनर में बताया गया था कि DF2 की हेल्प से आपको DF1 को अपेंड करना है। इसीलिए अब आप यहाँ पर नोटिस करिए, हमें एक नया डेटा फ्रेम बनाना है, इसका नेम रहेगा DF3 इज इक्वल टू DF1। हम DF1 में अपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेटा में प्रायोरिटी पहले DF1 को दी जाएगी, और उसमें अपेंड होगा, उसके नीचे से ये ऐड होगा DF2 नाम का डेटा फ्रेम। तो उसकी जो रोज़ होंगी वो बाद में आएंगी। इसकी रोज़ DF1 की रोज़ पहले आएंगी और DF2 की रोज़ बाद में आएंगी। जब हम प्रिंट DF3 कराते हैं तो आप नोटिस करिए, DF1 जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी 101, 102, 103, 104 थे वो पहले आ गए, 101, 102, 103, 104, क्योंकि DF1 में हमने अपेंड किया। किसको अपेंड किया? DF2 को। तो DF2 के जो प्रोडक्ट आईडी हैं 105 एंड 106 वो देखिए बाद में आ गए। तो दिस इज हाउ नाउ वी नो हाउ टू अपेंड वन डेटा फ्रेम टू अदर। तो एक तरह से हमने यहाँ पर रोज़ बढ़ाने के ऑपरेशन किए, तो ये रो बेस्ड ऑपरेशन की तरह से आप इनको समझ सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट स्लाइड। इन द नेक्स्ट स्लाइड we have another question number 2, which is more or less similar to question number 1 with one particular difference, which is given through a note. Here is the question: append the rows of data frame DF2 in the data frame DF1 to form a new data frame DF3। यहाँ तक तो बिल्कुल मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से। अब नोट क्या है? DF3 must have its own index irrespective of data frame DF1 and DF2। ये जो भी नोट यहाँ पर गिवन है इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ आंसर में। सो आंसर इज विद मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ डेटा फ्रेम DF1, वो मैंने बना लिया होगा किसकी हेल्प से? डिक्शनरी DCT की हेल्प से। ये पिछली स्लाइड में जो था, जो डिक्शनरी थी एग्जैक्टली वही डिक्शनरी यहाँ पर भी यूज हुई है। मैंने सारे स्पेसिफिकेशन नहीं लिए। एनी हाउ DF1 हमारे पास में है, और DF1 का डेटा आप देख लीजिए, इसके अंदर एग्जैक्टली वही डेटा है जो पिछली स्लाइड में था, क्योंकि ये वही डेटा फ्रेम है DF1। उसके बाद DF2 को भी मैंने एग्जैक्टली उसी तरह से क्रिएट किया है जैसे प्रीवियस स्लाइड में किया था। तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं विद PID 105 एंड 106, और अभी भी नोटिस करिए कि इन दोनों डेटा फ्रेम्स के जो कॉलम नेम्स हैं वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। P_ID, P_ID, P_name, then P_name here, प्राइस, then again प्राइस here। तो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस बार ये बोला गया था नोट में, DF3 must have its own index irrespective of data frame DF1 and DF2। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो भी मतलब है उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर सेकंड पैरामीटर को समझें। देखिए, DF3 इज इक्वल टू DF1 डॉट अपेंड DF2। अगर हम इसको देखें तो ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने अपेंड का कमांड दिया था, राइट, टिल दिस कॉमा। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर DF3 इज इक्वल टू DF1 डॉट अपेंड DF2, और ये फिर क्लोज हो गया था। और नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ? नेक्स्ट स्लाइड में DF3 इज इक्वल टू DF1 डॉट अपेंड DF2 तक तो बिल्कुल पिछली स्लाइड की तरह कॉमा करके हमने एड ऑन किया है सेकंड पैरामीटर, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू
ट्रू। इससे क्या होगा, देखिए इससे भी डेटा फ्रेम df3 बना है और इसमें अभी भी 6 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इस df3 में और प्रीवियसली मेड स्लाइड में के df3 में, जो पिछली स्लाइड हमने बनाई है उसके df3 में, डेटा फ्रेम 3 में क्या है ज़रा देखते हैं। मैं वापस पिछली स्लाइड में जा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर जो रो इंडेक्स है df3 की वो ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम्स थे df1 और df2 एग्जैक्टली उन्हीं की कॉपीज आई हैं, 0 1 2 3 राइट, और 0 1, तो 0 1 2 3 एंड 0 1, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम यहाँ सोचें तो df3 की अपनी इंडेक्स नहीं है, रादर उसने सोर्स डेटा फ्रेम्स df1 और df2 की इंडेक्स को ले लिया है, 0 1 2 3 देन 0 1, 0 1 2 3 देन 0 1। लेकिन ये चीज़ नहीं होने जा रही है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा कि जब हमने मेंशन किया इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, तो देखिए ओरिजिनल डेटा फ्रेम्स df1 और df2 के लिए इंडेक्स थी 0 1 2 3 देन 0 1, लेकिन जो टारगेट हमारे पास डेटा फ्रेम df3 आया है आफ्टर अपेंड, उसमें देखिए क्या है, 0 1 2 3 वो तो होनी चाहिए, देन 4 5, नॉट 0 1। पिछले में था 0 1 2 3 0 1, इसमें है 0 1 2 3 4 5। तो एक तरह से इसमें जो ये इंडेक्स आई है, जो रो इंडेक्स आई है, इसका सोर्स डेटा फ्रेम df1 और df2 से कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पर एक नोट गिवन था कि df3 मस्ट हैव इट्स ओन इंडेक्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेटा फ्रेम df1 एंड df2। मतलब df1 df2 की जो भी इंडेक्स थी, अब उसके हिसाब से ये ना बने, रादर df3 की अपनी इंडिपेंडेंट इंडेक्स बन गई। किसके वजह से बनी, ये है वो इंपॉर्टेंट कमांड, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। मतलब आपको सोर्स डेटा फ्रेम की इंडेक्स को इग्नोर करना है। सो हियर इज द आंसर, और ये एक्सप्लेनेशन है, वो आप देख लें वीडियो को पॉज करके। एंड नाउ आई एम मूविंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3, append the rows of data frame df underscore new. This time we don't have df2, rather in place of df2 we are having df underscore new in the data frame df1 to form a new data frame df3. Note exactly similar one as of question number 2. df3 must have its own index irrespective of data frame df1 and df underscore new. मतलब इस बार भी वही चीज़ होने जा रही है कि df3 की अपनी इंडेक्स होगी, वो df1 और df2 से डिराइव्ड नहीं होगी। तो उसके लिए मैं शुरू में ही आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मैंने इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स की वैल्यू को ट्रू लिया है, और अब आप इसको समझ जाइए और इसका डिस्कशन मैं अब नहीं करूँगा। और इसी वजह से जो टारगेट डेटा फ्रेम df3 है उसकी इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 आई है। अब हम एक्सक्लूसिवली इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट है उसका डिस्कशन करते हैं। तो शुरू कर रहा हूँ। हेयर इज़ द फर्स्ट डेटा फ्रेम df1, जिसके अंदर एग्जैक्टली वही है जो पिछली 2 स्लाइड्स में डेटा फ्रेम 1 था, विद प्रोडक्ट आईडी 101 102 103 104। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक नई डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है, दैट इज df अंडरस्कोर न्यू इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और उसके अंदर हमने 2 रोज के लिए प्रोविजन किया है। पहली रो के लिए जो कॉलम होगा, इनफैक्ट पहला जो कॉलम होगा वो होगा प्रोडक्ट आईडी p अंडरस्कोर आईडी, जो कि एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, और उसके अंदर
जो एंट्रीज आएंगी वो इस लिस्ट के थ्रू आ रही है 105 106, और दूसरा जो कॉलम है वो है पी नेम, और यही वो मेजर डिफरेंस है। देखिए DF1 के अंदर मेरे पास जो कॉलम का नेम था वो था P_name, और यहाँ पर फोर्सिबली मैंने इसका नेम चेंज करवा दिया है, इट इज़ P name, देयर इज़ नो अंडरस्कोर, इट मीन्स P_name इज़ नाउ टोटली डिफरेंट फ्रॉम P name, और डेटा वही है मदरबोर्ड एंड माउस। और रहा थर्ड कॉलम का सवाल, तो जो थर्ड कॉलम है प्राइस, ये प्राइस जैसा DF1 में था एग्जैक्टली वैसा ही है। तो मतलब ये हुआ कि P_ID, P_name एंड प्राइस, ये तीन यहाँ पर हमारे कॉलम थे DF1 में, यहाँ पर भी 3 कॉलम्स हैं P_ID, P name एंड प्राइस, जिसमें P name इस बार P_name नहीं लिया है, रादर P name लिया हुआ है। तो ये डिफरेंट है। इसके डिफरेंट होने के वजह से चीज़ें कैसे बदलती हैं वो मुझे आपको सिखाना है। तो ऑब्वियसली जब मैं प्रिंट DF_new करता हूँ तो देखिए आपको उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दी DF_new की, और उसमें P_ID है, P name है, देखिए P_name नहीं है, P name है, एंड देन प्राइस है, और डेटा एग्जैक्टली वही है जो पिछली स्लाइड में था। तो अब देखिए क्या इसमें डिफरेंट होता है। नाउ वी आर क्रिएटिंग DF3 बाय अपेंडिंग DF_new इनटू DF1। तो DF1 पहले आएगा उसका डेटा, और DF_new का डेटा इसके बाद में आएगा, ऐड होगा। अपेंड का मतलब ये होता है बाद में ऐड होना। सो DF3 इज इक्वल टू DF1 डॉट अपेंड DF_new इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। वो आपको मालूम है, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इससे DF3 में इंडिपेंडेंटली अपनी नई इंडेक्स बनेगी, उसका DF1 और DF_new के इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम DF3 को प्रिंट कराते हैं तो देखिए यहाँ पर मुझे रादर देन 3 कॉलम्स मिलने के, 1 2 3 4, मुझे 4 कॉलम्स मिले हैं। रीज़न, इससे पहले P_name था और दूसरे में भी P_name था, तो इकट्ठा डेटा आ जा रहा था दोनों से। लेकिन इस बारी P_name और P name डिफरेंट होने की वजह से ये 2 अलग अलग कॉलम की तरह से इसके अंदर आए हैं, DF3 के अंदर आए हैं। तो ज़रा देखते हैं, सेम कॉलम्स में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखिए P_ID 101 102 103 104, P_ID 105 106, बिल्कुल एज इट इज़ आ गए एक ही कॉलम में। अब सेम कॉलम प्राइस, और इस प्राइस को देखते हैं तो 3500 से लेके 195 तक ये एज इट इज़ आ गए एक ही कॉलम में। लेकिन P_name पहले में है, product_name पहले डेटा फ्रेम DF1 में है, और दूसरे डेटा फ्रेम DF_new में उसी कॉलम का नेम है P name। तो देखिए इसने पहले प्रायोरिटी P_name को दिया, और P_name में जो उसके अपने थे डेटा इस कॉलम के अगेंस्ट वैल्यूज़, वो एज इट इज़ आ गई, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव। और P_name को अगर मैं दूसरे कॉलम के रिस्पेक्ट में सोचूं जो कि P name है, तो इसके लिए कोई एंट्रीज नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि P_name इस दूसरे डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन दो के साथ मैच कराने के लिए इसने इन दो रोज के लिए यहाँ पर वैल्यूज़ के लिए लिया NaN और NaN, नॉट अ नंबर, राइट। सिमिलरली जब मैं P name की बात करूँ तो वो सेकेंड डेटा फ्रेम DF_new में तो है, लेकिन वो फर्स्ट डेटा फ्रेम DF1 में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर P_name है। तो इससे क्या होगा कि जो थर्ड डेटा फ्रेम मेरा बन के आएगा उसमें P name कॉलम के लिए जो फर्स्ट टेबल वाली एंट्रीज होंगी, फर्स्ट डेटा फ्रेम वाली एंट्रीज होंगी DF1 की, वो आ गई NaN, ये 4 टाइम्स आ गया। और ऑब्वियसली जो लास्ट की 2 हैं वो तो उसको अवेलेबल हो गई सेकेंड डेटा फ्रेम DF_new से। तो इस तरह से जब भी आप 2 डेटा फ्रेम्स को अपेंड के साथ यूज़ कर रहे हो और दोनों के दोनों डेटा फ्रेम में कोई पर्टिकुलर कॉलम नेम वाइज मैच नहीं कर रहा, जैसे कि P_name यहाँ पर है और यहाँ पर P name है, तो उस पर्टिकुलर केस में 2 इंडिपेंडेंट कॉलम्स बन जाएंगे P_name और P name।
तो पी अंडरस्कोर नेम में क्या हुआ वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर 4 एंट्रीज यहाँ से अवेलेबल हो गई और दूसरे में नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर नैन आ गया। और यहाँ पर पी नेम के लिए अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट 4 एंट्रीज नैन हो गई, नॉट अ नंबर, और रिमेनिंग 2 df_new से अवेलेबल हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपेंड किस तरह से काम करता है। और आज के लिए बस मैं इतना ही लेना चाहूँगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़ें और ये आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसमें कुछ लिखा है, एक बार उसको रीड करना चाहूँगा आपके लिए। इन दिस एग्जाम्पल द डेटा फ्रेम df_new हैज़ अ कॉलम p name which is different from p_ name of the data frame df1. As a result, 2 separate columns are created, जैसा कि मैंने आपको बताया था, in data frame df3, that is p_name and p name. ये 2 separate column बन गए। For non-availability of values for each other, एक दूसरे के लिए जहाँ जहाँ पर वैल्यूज़ नहीं मिली, these are using nan values, उन जगह पे इसने, इस पर्टिकुलर कमांड ने nan नॉट अ नंबर वैल्यूज़ भर दी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनय CSN IP। देखते रहिए वीडियोस को, और जहाँ डाउट्स हों मुझे कमेंट करें। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो ही मैं समझ पाऊँगा कि स्टूडेंट्स को कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और अकॉर्डिंगली अपनी वीडियोज़ को ठीक करूँगा। जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।